नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा है कि अगर देश की जनता ने उनके गठबंधन को मौका दे दिया तो प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी बीजेपी नेता हैं जेल के अंदर बंद होंगे। मीसा ने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं हमारे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। अगर देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को एक मौका दे दिया तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के नेता सलाखों के पीछे होंगे। मीसा के इस बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के कई नेता ने मीसा भारती को घेरते हुए बयान दिए हैं। राहुल गांधी ने राजस्थान के फलौदी में कहा कि मैंने अडानी के बारे में संसद में भाषण दे दिया, उन्होंने मेरी मेंबरशिप रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी सांसदी लौटाई। मैंने केवल इतना पूछा था कि नरेंद्र मोदी जी आपका अडानी से क्या रिश्ता है, फिर इन्होंने मेरा घर छीन लिया। इन्हें लगा कि घर छीन जाने से मैं चुप हो जाऊंगा। मैंने भी घर की चाबी दे दी और कह दिया हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में मेरा घर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को जेल जाना होगा और ये किसी भी धमकी से डरेंगे नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान के करौली में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा यही कारण है कि विपक्ष ने उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी हैं जो कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये सभी लोग जो भ्रष्टाचारियों को बचाने में निकले हैं, ध्यान से सुन लें। मोदी को कितनी भी धमकियां दे दो, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 12 सीटों पर चुनाव हो रहा है। बीकानेर सीट भी इनमें से एक है। यहाँ कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल को चुनाव लड़ाया है। मेघवाल के समर्थन में ही गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर आरोप लगाए, साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने पर जनता के लिए कांग्रेस के वादों को याद दिलाया। उन्होंने अपने भाषण में गरीब परिवारों को हर महीने 8,500 रुपये देने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो इस कदम से देश में गरीबी हटाने का काम करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो देश में ठेका प्रथा को बंद कर दिया जाएगा, यानी अभी तक जो कार्य सरकार में कॉन्ट्रैक्ट पर ठेकेदारों के जरिए करवाया जाता है वो काम करने के लिए परमानेंट कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। उनसे कार्य करवाएंगे और उसका भविष्य भी सुरक्षित रखेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। जितना पैसा मोदी सरकार ने अरबपतियों को दिया उतना पैसा हम गरीबों को देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता लागू है। पीएम मोदी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के ऋषिकेश में रैली की। यहाँ उन्होंने कहा कि आज देश में एक मजबूत सरकार है। आतंकियों को घरों में घुसकर मारा जाता है। पीएम ने कहा कि देश की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार का कामकाज देखा है। आज देश में ऐसी सरकार है जिसने बीते 10 साल में भारत को पहले के मुकाबले कई गुना मजबूत कर दिया है। जब देश में कमजोर सरकार रही, दुश्मनों ने फायदा उठाया है। तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे थे। अब आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। पीएम मोदी ने चीन से विवाद को लेकर अपनी बात रखी है। मोदी ने कहा कि हमें तत्काल समाधान की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक को दिए इंटरव्यू में ये बात कही। अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से रिश्तों पर कई टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चीन के साथ तत्काल बात करके सीमा विवाद सुलझा लिया जाना चाहिए। यह मोदी की इस टिप्पणी को काफ़ी चर्चा हो रही है। इसके बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम मोदी के पास चीन को कड़ा संदेश देने का मौका था, लेकिन उन्होंने बहुत कमज़ोर और प्रभावहीन रिस्पॉन्स दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक को दिए अपने साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कायरता की सारे हदें पार कर दी। चीन बार बार भारत की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री की एकमात्र टिप्पणी ये थी कि हमारी सीमा पर लंबे समय से चल रही स्थिति को तत्काल सुधारने की आवश्यकता है, ताकि द्विपक्षीय बातचीत में असमानता को पीछे छोड़ा जा सके। लोकनीति CSDS ने सर्वे किया है, जिसको द हिंदू ने छापा है। सर्वे में सवाल पूछा गया कि लोकसभा चुनाव में किसे वोट देना है। इस बारे में अंतिम फैसला लेते समय आपके लिए कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इसके जवाब में 27% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। 23% ने कहा कि महंगाई बड़ा मुद्दा होगा। विकास के पक्ष में 13% लोग रहे। 8% ने कहा कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होगा और 8% ने ही कहा कि राम मंदिर मुद्दा रहेगा। सिर्फ 2% ने कहा कि हिंदुत्व मुद्दा रहेगा। इंडियाज इंटरनेशनल इमेज के पक्ष में 2% लोग रहे और रिजर्वेशन को 2% ने मुद्दा माना। 6% ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं है।
इस बार बेरोजगारी और बढ़ती कीमतें प्रमुख मुद्दा हैं, लेकिन 2019 में ये दोनों मुद्दे प्रमुख मुद्दे नहीं थे। 2019 के CSDS लोकनीति चुनाव सर्वे के अनुसार 2019 में बामुश्किल 6 में से 1 आदमी इन मुद्दों को अहमियत दे रहा था, लेकिन 2024 में हालात बदल चुके हैं। वहीं अब 50% लोग मानते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई आगामी चुनाव में सबसे अहम मुद्दे होंगे। कुल मिलाकर बीजेपी को उम्मीद है कि राम मंदिर की लहर के चलते वो भारी बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। ऐसे में ये सर्वे बीजेपी के लिए परेशान करने वाला हो सकता है। CSDS लोकनीति के सर्वे में 2/3 से ज़्यादा लोगों ने माना कि पहले की तुलना में अब नौकरी हासिल करना मुश्किल हो गया है। शहरी पुरुषों में इसकी संख्या ज़्यादा है। 3/4 लोग बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। 2/3 लोग मानते हैं कि पिछले 5 साल में महंगाई बढ़ी है। ग्रामीण इलाकों के गरीब लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हैं, जबकि शहर के मध्यम वर्ग और संपन्न वर्ग में इसका ज़्यादा असर नहीं है। अधिकतर लोग महंगाई बढ़ने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। CSDS के सर्वे के अनुसार नौकरी मिलने में मुश्किल की चिंता मुसलमानों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में अधिक पाई गई। वहीं जिन लोगों ने कहा कि नौकरी मिलना आसान है, उनमें 17% अगड़ी जाति के हिंदू शामिल थे। वहीं सर्वे में शामिल 71% लोगों ने बीते सालों में महंगाई बढ़ने की बात भी कही। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा है कि चूंकि चुनाव प्रचार तेज हो गया है, पूरे भारत में हमारी संभावनाएं बेहतर हो रही हैं। हमें रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब लोगों को बीजेपी के जुमले का एहसास हो रहा है। सरकार से लोग जो उम्मीद कर रहे थे वो पूरी नहीं हुई है। कांग्रेस के वादे जनता के बीच अच्छा काम कर रहे हैं और लोग इससे अच्छी भावना से ले रहे हैं और बीजेपी 200 सीटें पार नहीं करने वाली है। सुब्रमण्यम स्वामी ने द हिंदू पर छपे CSDS लोकनीति के सर्वे को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अगर जनता बेरोजगारी और महंगाई से परेशान महसूस करती है तो 2024 का आम चुनाव मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के खिलाफ होगा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है, जिसमें PM मोदी को निशाने पर लिया गया है। ट्वीट में कहा गया है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को मोदी जितना कमजोर किसी ने नहीं किया। भारतीय राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ विश्वासघात को भूलने वाले नहीं हैं और 2024 के चुनाव में मोदी को दंडित करेंगे। ट्विटर पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि कैसरगंज से ब्रजभूषण ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और इसका ऐलान 19 अप्रैल के बाद किया जाएगा, क्योंकि 19 अप्रैल तक जाटलैंड में वोटिंग खत्म हो चुकी होगी। लोग कह रहे हैं कि दबदबा तो रहेगा, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय कर दी है। केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बीजेपी सरकार के खिलाफ क्षत्रिय लगातार विरोध में आवाज उठा रहे हैं। इस बीच गुजरात का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें विरोध कर रही महिलाओं को पुलिस जबरदस्ती कार में घुसा रही होती है। इस पर अब पहलवान बजरंग पूनिया ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि आंदोलित महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करना निंदनीय है। किसी भी समाज के साथ ऐसा व्यवहार करने के बजाय सरकार को सम्मानित ढंग से उनसे बात करनी चाहिए। लोकतंत्र में संवाद के बजाय अगर सरकार पुलिसिया जुल्म करवाएगी तो हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग में लिखा है रीस्टोर डेमोक्रेसी। इस साल अप्रैल मई महीने में भारत से करीब 6000 मजदूर इजरायल जाएंगे। इस बारे में इजरायल के प्रधानमंत्री दफ्तर की ओर से जानकारी दी गई है। अक्टूबर 2023 से गजा पर इजरायली हमलों के कारण इजरायल कामगारों की कमी की समस्या से जूझ रहा है। संघर्ष शुरू होने से पहले फिलिस्तीनी क्षेत्र से काफ़ी संख्या में लोग इजरायल काम करने जाते थे। उसी कमी को दूर करने के लिए भारत से मजदूर भेजे जा रहे हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते के तहत भारत से मजदूर इजरायल भेजे जाएंगे। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने तेलंगाना की पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल के कविता न्यायिक हिरासत में हैं। पिछले दिनों की कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया था। अब सीबीआई की कार्रवाई के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता रोहन गुप्ता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पिछले महीने रोहन गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। रोहन गुप्ता ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा कि मोदी का जो सपना है देश के लिए, उसे देखकर लगा कि हमें भी इस सपने में योगदान देना चाहिए। बता दें, कांग्रेस ने रोहन गुप्ता को अहमदाबाद पूर्व से लोकसभा का टिकट दिया था, लेकिन पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए रोहन गुप्ता ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। सैनिक स्कूलों के निजीकरण का मुद्दा इतनी आसानी से बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ने वाला है।
लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि सैनिक स्कूलों में एक राजनीतिक विचारधारा लाने की कोशिश की जा रही है। खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा और नीति को पूरी तरह से वापस लेने और करार किए गए समझौता विज्ञापनों को रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक आरटीआई से मिली जानकारी के हवाले से कहा है कि बीजेपी सरकार द्वारा सैनिक स्कूलों में पीपीपी मॉडल के लागू किए जाने के बाद निजीकरण हो रहा है और उसमें लगभग 62% स्कूलों का स्वामित्व बीजेपी व संघ से जुड़े लोगों के पास है। गुजरात सरकार ने अब साफ तौर पर कहा है कि बौद्ध धर्म अलग धर्म है, इसलिए हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के अनुसार ये सर्कुलर गुजरात सरकार के गृह विभाग द्वारा 8 अप्रैल को जारी किया गया था। दरअसल सरकार ने पाया था कि बौद्ध धर्म अपनाने के लिए आने वाले आवेदनों को नियम के तहत नहीं ट्रीट किया जा रहा था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो किसी भी हालत में पश्चिम बंगाल में CAA, NRC और समान नागरिक संहिता यानी UCC नहीं लागू होने देंगी। वो कोलकाता के रेड रोड इलाके में ईद की नमाज के लिए जुटे लोगों को संबोधित कर रही थी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चीन और पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। चीन पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सत्ता में रहते हुए 1 इंच भी जमीन कोई कब्जा नहीं करेगा। जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। पीओके पर उन्होंने कहा कि पीओके हमारा था और रहेगा। अगर पाकिस्तान को लगता है कि आतंकवाद को काबू करने में असमर्थ है तो भारत सहयोग करने को तैयार है। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला और रॉकेट लॉन्च व्हीकल बनाने वाली कंपनी स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, देश के प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए मैं उत्सुक हूँ। हालांकि मुलाकात कब होगी, भारत में होगी या कहीं और, इसे लेकर मस्क ने कोई जानकारी नहीं दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान की चेतावनी के बीच इजरायल को हर संभव मदद का वादा किया है। ईरान ने इजरायल कार्रवाई की चेतावनी दी है। पिछले दिनों सीरिया में हुए हमले में कई ईरानी मारे गए थे। बाइडेन ने कहा कि हम इजरायल की सुरक्षा के लिए हर संभव मदद करेंगे। ईद के मौके पर अपने संदेश में ईरानी नेता आयतुल्ला अली खामेनी ने कहा था कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजरायल का हमला ईरान पर हमला है और इसकी सजा दी जाएगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।